Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is cancer biology, carcinogens and cancer causing viruses. So I hope आप लोग ने all the parts देख लिए हों कैंसर बायोलॉजी के. मैं ऑलरेडी 5 पार्ट्स पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है. और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSI नेट, बार्क, ICMR, गेट, TBT, JRF एंड साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा. सो टॉपिक पे चलने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो लेट्स प्रोसीड. सो सबसे पहले हम कार्सिनोजेन से डील करते हैं. कार्सिनोजेंस होते क्या हैं? कार्सिनोजेंस जिन सब्सटेंस से, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो, जिनसे कैंसर कॉज होता है, यानी जिनको लेने से कैंसर कॉज होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस, ठीक है. कार्सिनोजेंस जो है वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पे भी ट्राई किया गया है, मतलब एक्सपेरिमेंट करके भी देखा गया है, ठीक है. और जो भी ह्यूमन में कैंसर होते हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी से जो कैंसर होते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है वो लंग कैंसर होता है ह्यूमंस में, ठीक है, जो कि स्मोकिंग की वजह से होता है. तो स्मोकिंग क्या है? एक कार्सिनोजेंस है, ठीक है, एक कार्सिनोजेन है जिससे क्या हो रहा है? कैंसर कॉज हो रहा है, ठीक है. सो कार्सिनोजेन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो भी सब्सटेंस जिन सब्सटेंस को लेने की वजह से जो है कैंसर, उसके बाद आपको कैंसर हो रहा है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस. जैसे रेडिएशन है, एंड मोस्ट केमिकल कार्सिनोजेंस एक्ट बाय डैमेजिंग DNA एंड इंड्यूसिंग म्यूटेशन. जैसे रेडिएशन हो गए, ठीक है, यूवी रेज हो गई, ठीक है, एक्स रेज हो गई, ठीक है. ये सारी रेज क्या करती हैं? कैंसर कॉज करती है. ये क्या करती है? DNA पे अल्टर करती है और म्यूटेशन को इंड्यूस करती है. और जैसे आपको पता होगा कि यूवी रेडिएशन क्या करती है? थाइमिन डाइमर बनाती है DNA में, है ना. यूवी रेडिएशन से अगर एक्सपोज होंगे तो वो DNA में थाइमर डाइमिन बना देगी, जिससे कि क्या होता है? म्यूटेशन होता है और कैंसर कॉज होता है. ऐसे ही केमिकल्स होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है. जैसे अदर कार्सिनोजेंस इंक्लूड सोलार अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. देखो, सोलार के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी कैंसर कॉज करती हैं, ठीक है. द मेजर कॉज ऑफ स्किन कैंसर का मेजर कॉज जो है वो सन अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ठीक है, जो सन से आती हैं. कार्सिनोजेंस केमिकल्स इन टोबैको. केमिकल्स जैसे क्या हो गया? टोबैको, स्मोक एंड एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है. एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है? एक पोटेंट लिवर कार्सिनोजेंस होता है जो प्रोड्यूस्ड बाय सम मोल्ड्स दैट कंटेन इम्प्रॉपरली स्टोर्स सप्लाइज ऑफ पीनट एंड अदर ग्राम. जैसे अगर हमने पीनट्स या ग्रेन्स वगैरह कुछ मतलब स्टोर करके जैसे हम रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? जैसे बरसात के टाइम पे क्या होता है? उनमें कुछ मोल्ड्स वगैरह जमने लग जाते हैं. क्या होता है? वो फंगस होते हैं. तो वो फंगस में क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. ये केमिकल है जो कि कार्सिनोजन होता है, ठीक है. ये कार्सिनोजन कैसे होता है? एक्चुअली ये होता नहीं है कार्सिनोजन, लेकिन जब हम इसे इंटेक करते हैं, ये हमारी बॉडी में जाता है, तो इसको लीवर जो है, हमारा लीवर जो है, इसको कार्सिनोजन में कन्वर्ट कर देता है, एफ्लाटॉक्सिन को, ठीक है. सो एफ्लाटॉक्सिन जब एक्टिवेट होता है हमारे लीवर के थ्रू, तब ये क्या करता है? ये जी रेसिड्यूज पे बाइंड हो जाता है DNA के, ठीक है. और वहाँ पर ये क्या करता है? जी जो रेसिड्यू होते हैं, यानी जो ग्वाइनिन रेसिड्यू हमारे DNA में होते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा, एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, ये 4 जो है वो DNA में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड. तो ये क्या करता है? ये ग्वाइनिन पर अटैच होके इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? थाइमिडीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है. तो इसीलिए इसको क्या किया है? ये क्या करता है? इंड्यूस जी से टी ट्रांसफर्सन करता है, ठीक है. तो एफ्लाटॉक्सिन किससे लिंक्ड होता है? ग्वाइनिन से लिंक्ड होता है. और ऐसे ये DNA में क्या करा देता है? म्यूटेशन करा देता है. तो काफ़ी खतरनाक है एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है. द कार्सिनोजेंस इन टोबैको स्मोकिंग. अब टोबैको स्मोक में अगर हम कार्सिनोजेंस देखें तो कौन कौन से हैं? जैसे बेंजो अल्फापिरीन है, ठीक है, ये केमिकल कार्सिनोजेन है जो टोबैको में प्रेजेंट होता है. जैसे अगर हम बोलेंगे कि टोबैको खाने से क्या होता है? कैंसर होता है, लेकिन उसमें ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिससे कैंसर होता है? तो जैसे कि बेंजो अल्फापाइरीन, डाइमिथाइल नाइट्रोसमीन एंड निकल कंपाउंड्स, ठीक है. ये सब जो है वो टोबैको में होता है, जिससे कि क्या होता है? कैंसर कॉज होता है ह्यूमंस में, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट है सम कार्सिनोजेंस कंट्रीब्यूट टू कैंसर डेवलपमेंट बाय स्टिमुलेटिंग सेल प्रोलिफरेशन रेदर देन इंड्यूसिंग म्यूटेशन, ठीक है. तो कुछ कार्सिनोजेन ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट जो है कैंसर कॉज नहीं करते हैं, ठीक है. ये जैसे कि हमने देखा था कार्सिनोजन, ये तो DNA में अल्ट्रेशन कर रहे हैं जिससे कि म्यूटेशन हो रहा है ना. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं. वो क्या करते हैं?
जैसे अगर हमने नॉर्मल सेल साइकिल हमारी चल रही है, ठीक है, जीवन से एस फेज जाती है, एस फेज से G2 फेज जाती है, और G2 से क्या जाती है, M फेज जाती है, ठीक है, फिर वापस जीवन। तो कुछ केमिकल्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे हमारा जीवन से एस फेज में जो है DNA चेक पॉइंट होता है, राइट, तो यहाँ पर सेल थोड़ी देर के लिए रुकती है, काफ़ी टाइम के लिए रुकती है, लेकिन ये जो केमिकल्स हैं ये क्या करते हैं, ये फटाफट सेल साइकिल का प्रोग्रेशन करता है, यानी ये चेक पॉइंट्स में चेक नहीं करने देता है, ये क्या करते हैं, सेल को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं कि तुम प्रोलिफरेट हो, यानी तुम्हारा सेल डिवीज़न इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से डायरेक्ट इसकी जो मतलब अटेंड जीवन से एस जाने की, एस G2 M, इनकी जो फेज अटेंड करने की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा देता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है, ये कोई कैंसर कॉज नहीं कर रहा है, लेकिन अब इस वजह से क्या हो जाएगा, कैंसर कॉज हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अगर यहाँ पर जितने टाइम के लिए जीवन से एस फेज या एस से G2 फेज हम मान लेते हैं, एस फेज में हमारा क्या होता है, DNA रेप्लिकेट होता है, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एरर होने की चांसेस होते हैं DNA रेप्लिकेशन में, तो इसीलिए G2 फेज आता है ताकि सेल थोड़ा रुक के चले M फेज में, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो G2 फेज में जो है फिक्स की जाएगी, DNA में रेप्लिकेशन के टाइम पे जो भी प्रॉब्लम हो वो G2 फेज में फिक्स की जाएगी, देन M फेज में ट्रांजिशन होगा। लेकिन ये सब्सटेंस हैं, ठीक है, जो कि प्रोलिफरेशन के लिए बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, G2 से M जो है वो G2 में रुकने नहीं देते हैं, फटाफट सेल जैसे ही DNA रेप्लिकेट हुआ इसको फटाफट से M फेज में भेज देते हैं, और इससे क्या होता है कि अगर कहीं पर जो डिफेक्ट आया होगा वो तो फिक्स हुआ नहीं होगा, वो जो है वो सर्वाइव कर जाएगा, जिससे कि म्यूटेशन कॉज हो जाएगा। तो ये लोग जो है डायरेक्ट म्यूटेशन में नहीं इन्वॉल्व होता है, ये इनडायरेक्टली होते हैं, ठीक है। तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर प्रमोटर्स, ठीक है, जो ट्यूमर को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर ट्यूमर प्रमोटर्स, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। सिंस द इंक्रीज इन सेल डिवीजन इंड्यूस्ड बाय फैसिलिटेटिंग द आउटग्रोथ ऑफ अ प्रोलिफरेटिव सेल पॉपुलेशन ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ट्यूमर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सेल की प्रोलिफरेशन की उसको प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं, इससे क्या होगा, एक से ज़्यादा सेल्स जो है वो बनती रहेंगी, और जो स्पीड होगी नंबर ऑफ सेल्स बनने की वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। सेल प्रोलिफरेशन इंड्यूस्ड बाय ट्यूमर प्रमोटर लीड्स टू द म्यूटेशन दैट अनअवॉइडेबली अकर ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन। तो अब अगर सेल प्रोलिफरेशन होगा, फटाफट से DNA रेप्लिकेशन होगा, है ना, फटाफट से सेल आगे सेल साइकिल में प्रोग्रेस करेगी, तो जो भी जो एरर होगा वो फिक्स नहीं हो पाएगा, तो इससे क्या होगा, म्यूटेशंस भी होंगे, और म्यूटेशन होने की वजह से फिर और ज़्यादा कैंसर जो है वो कॉज होगा, कैंसर कॉज होने की वजह से फिर आपका जो है, आपको पता ही है, फिर जो है फाइनल कैंसर कॉज होता है, और फिर जो है फिर कैंसर बढ़ता रहता है और फिर डेथ हो जाती है। कार्सिनोजेंस दैट एक्ट एज ट्यूमर प्रमोटर इन ह्यूमन इंक्लूड्स, ठीक है, जो ट्यूमर प्रमोटर की तरह एक्ट करते हैं वो कार्सिनोजेंस ह्यूमन में कौन कौन से होते हैं, जैसे वायरसेस हो गए, ठीक है, दैट कॉजेज क्रोनिक इन्फ्लामेशन, ठीक है, जो कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, एंड द बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टीरिया पायरोली, ठीक है, विच कॉजेज स्टमक कैंसर। तो हेलिकोबैक्टर पायरोली के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, ये पायरोली, इस पायरोल के नाम से भी याद रख सकते हो कि स्टमक में एक पार्ट होता है पायरोल, उसमें जो है ये रहता है, ठीक है। ये हेलिकोबैक्टर पायरोली ही एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हमारे एसिडिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर जाता है। हमको पता है जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में क्या होता है, स्टमक में हमारा क्या होता है, एसिड जो है प्रोड्यूस होने लग जाता है, ठीक है, यहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होने लग जाता है, ठीक है, सबको पता है। तो वो हाई एसिड क्यों प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक में, ताकि जो खाने में जो भी हमने बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह इनहेल कर लिए हैं वो उनको मार सके, ठीक है, उनको मारने के लिए होता है। लेकिन जो ये एसिड है, इस एसिड में जो है ये हेलिकोबैक्टर पायरोली जो है वो सर्वाइव कर जाता है, ठीक है, ये उस एसिड में नहीं मरता है, ठीक है। सो ये जो बैक्टीरिया है ये क्या कॉज करता है, ये स्टमक कैंसर कॉज करता है, ठीक है। और जो दूसरा ट्यूमर प्रमोटर है वो क्या है, वायरसेस, ठीक है, वायरसेस से हम डील करेंगे डिटेल में। सेवरल काइंड ऑफ वायरसेस कॉल्ड ट्यूमर वायरसेस कॉज कैंसर बोथ इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स एंड ह्यूमन, ठीक है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट एनिमल्स में पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, चेक करने के लिए कि कौन सा वायरस कितना ट्यूमर कॉज कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है, उसका पूरा पाथवे जानने की कोशिश करते हैं, तब जाके हम उस पाथवे को डील करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर मेडिसिन बनाते हैं, फिर ह्यूमंस में देते हैं, इसी टाइप से हमारा वर्क चलता है। तो काफ़ी सारे वायरसेस देखे गए हैं जो कि एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन में भी कैंसर कॉज करते हैं।
द कॉमन कैंसर ह्यूमन कैंसर इज कॉज्ड बाय वायरसेस इंक्लूड लीवर कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। तो लीवर कैंसर और सर्वाइकल कार्सिनोमा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कॉमन कैंसर है ह्यूमन में, ठीक है। विच टुगेदर अकाउंट्स फॉर 10 to 20% ऑफ वर्ल्ड वाइड कैंसर इंसिडेंट। तो वर्ल्ड में 10 से 20% जो है कैंसर जो होता है वो वायरस की वजह से होता है, और वो भी कौन सा कैंसर होता है, लीवर कैंसर एंड सर्वाइकल कार्सिनोमा, ठीक है। और भी टाइप के कैंसर होते हैं वायरसेस से जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। ये स्लाइड मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। इस स्लाइड से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं CSIR नेट में और भी एग्जाम्स में, ठीक है। और ये स्लाइड्स हो सकता है कि इस बार भी इस स्लाइड से क्वेश्चंस आए आपके CSIR नेट DBT में, ठीक है। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप लोग इसको ज़रूर रीड आउट करना, ठीक है। ये इसमें क्या लिखा है, इसमें ट्यूमर वायरसेस के बारे में लिखा है, ठीक है। जैसे ये वायरस की फैमिली है, ठीक है। वायरसेस को हम कैसे वो करते हैं, वैसे जैसे DNA वायरसेस हो गए, RNA वायरसेस, RNA वायरसेस में भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस, DNA वायरसेस में भी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस। सो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। सो वायरसेस फैमिली में जो हम मेन हम जो लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो क्या है, वो है DNA जीनोम वाले। कौन कौन से हैं, हेपेटाइटिस B वायरस, इसका जीनोम क्या होता है, DNA। आपसे क्वेश्चन में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है CSIR नेट में कि हेपेटाइटिस B का जो है वो वायरल जीनोम क्या होता है और ये कौन सा कैंसर कॉज करता है, ठीक है। इतना जो है पूछा जाता है, ठीक है। यानी ये दोनों चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार मार्क लगा देती हूँ। तो ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, हेपेटाइटिस B कौन सा कैंसर करता है ह्यूमन में, तो लीवर कैंसर करता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखना, हेपेटाइटिस B वायरस जो है वो DNA वायरस है और ये क्या करता है, लीवर कैंसर कॉज करता है। इसका जो जीनोम साइज़ है, ये जीनोम साइज़ तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, ये 3 KB का है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिनोमा वायरस, ठीक है। पॉलिनोमा वायरसेस क्या होते हैं, एंड SV40 वायरस, ठीक है। देखो पॉलिनोमा वायरस ये क्या करता है, मर्केल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। ये नाम है डिजीज़ का, जो ह्यूमन में ट्यूमर जो बनाता है, ये मार्केल सेल कार्सिनोमा जो है कॉज करता है, और इसका जीनोम का साइज़ होता है 5 KB, ठीक है। नेक्स्ट है पेप्लियोमा वायरसेस। पेप्लियोमा वायरसेस क्या करते हैं, सर्वाइकल कार्सिनोमा यानी सर्वाइकल कैंसर को कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया है शायद ये वाला तो, लेकिन आप लोग फिर इसे ध्यान रख लेना क्योंकि आगे जो है पूछा जा सकता है इस वाले एग्जाम में। नेक्स्ट है एडिनो वायरसेस। एडिनो वायरसेस यहाँ पर ह्यूमन में कोई ट्यूमर कॉज नहीं करता है और इसका जीनोम का साइज़ है 35, ठीक है। नेक्स्ट है हर्प वायरस। हर्प वायरसेस क्या करते हैं, हर्प वायरसेस का दूसरा नाम है इपिस्टीन बार वायरसेस, ठीक है, EBV। ये इपिस्टीन बार वायरसेस पूछा जा चुका है, ठीक है। इसी का नाम जो है ह्यूमन हर्प वायरस 4 इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एज अ मेंबर ऑफ हर्प वायरस फैमिली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमन जो है मोस्ट कॉमन ह्यूमन वायरस, ठीक है, मोस्ट कॉमन ह्यूमन वायरस है। तो इसी का नाम हर्प वायरस है, ये याद रखना। और ये DNA जीनोम इसका होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है CSIR नेट में। और इससे जो ट्यूमर कॉज होता है वो क्या होता है, बर्किट्स लिम्फोमा, ठीक है। ये याद रखना, बर्किट्स लिम्फोमा, इससे जो है ट्यूमर कॉज होता है। और भी होता है जैसे नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा और कैपोसी कार्सिनोमा सार्कोमा, ठीक है। तो ये सारे जो है ट्यूमर जो है ये ह्यूमन में कॉज करता है। इसका जो जीनोम का साइज़ है वो है 100 KB से 200 KB, ठीक है, किलो बेस पेयर। नेक्स्ट है RNA जीनोम के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेपेटाइटिस C वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस RNA जीनोम वायरस है, ठीक है। ये ध्यान रखना, हेपेटाइटिस B वायरस जो है DNA जीनोम है और हेपेटाइटिस C वायरस RNA जीनोम है, ठीक है। इससे इन दोनों से लीवर कैंसर कॉज होता है, लेकिन एक RNA वायरस है और एक DNA वायरस है। मे बी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, और इसका जीनोम साइज है 10 KB का। नेक्स्ट है रिट्रोवायरसेस। रिट्रोवायरसेस में अगर मैं बात करूं तो the only retroviruses known to cause the human cancer is T cell lymphotropic virus HTLV RNA वायरस, ठीक है। तो ये HTLV RNA वायरस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है CSIR नेट में, ठीक है। ये एक ऐसा रिट्रोवायरस है जो कि ह्यूमन में जो है वो कैंसर कॉज करता है, ठीक है। सो ये कौन सा ट्यूमर बनाता है ह्यूमन में, एडल्ट T सेल ल्यूकेमिया। उस ट्यूमर का नाम क्या है, एडल्ट T सेल ल्यूकेमिया, ठीक है। और इसका जीनोम साइज है 9 to 10 KB और ये क्या है, RNA जीनोम है, ठीक है।
सो इतनी बात आप लोग ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैंसर बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है रिट्रोवायरल ऑन्कोजीन्स। अब हम रिट्रोवायरल ऑन्कोजीन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रिट्रोवायरल मतलब क्या हो गया है, जिन वायरसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। जनरली आप लोगों को पता होगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जैसे ये जनरली आरएनए वायरस होते हैं, लेकिन ये जो है जब किसी अपने होस्ट के अंदर जाते हैं तो ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं, ठीक है। सो आरएनए से डीएनए बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर ये डीएनए को एज ए इंटरमीडिएट बनाते हैं, देन ये वापस अपना जीनोम बना लेते हैं आरएनए, ठीक है। तो जो ये इंटरमीडिएट बनता है ये किसकी वजह से बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, रेट्रोवायरसेस बोला जाता है, ठीक है। और ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन का मतलब क्या हो गया, कैंसर कॉजिंग। तो अब हम कैंसर कॉजिंग रेट्रोवायरसेस जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। Some retroviruses are potent carcinogens and convert normal cell to cancer cells in culture, ठीक है, called सेल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो कुछ रिट्रोवायरस क्या करते हैं, ये जो है नॉर्मल सेल को कन्वर्ट कर देते हैं कैंसर सेल्स में, ठीक है। और इसको हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी सेल का जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, अब वो कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो चुका है। द प्रोटोटाइप ऑफ दीज हाईली oncogenic retroviruses is Rocus sarcoma virus RSV, the first isolated from chicken sarcoma by Peyton Roas in 1911 में इसको आइसोलेट किया गया था, ठीक है। RSV transform chicken embryo fibroblast in culture and induces large sarcoma within 1 to 2 weeks after the inoculation into chicken, ठीक है। तो ये RSV कैसे जो है कैंसर कॉज करता है, तो जैसे आप लोगों का सेल है, ठीक है, कोई भी सेल है, होस्ट सेल है, तो जब ये RSV एंटर करता है यानी इन्फेक्ट करता है सेल को, और फिर वायरस क्या करता है, सेल इन्फेक्ट करता है और उसके अंदर क्या करता है, अपनी रेप्लिका कॉपी बनाता है, देन सेल से फिर बाहर निकल जाता है अपनी रेप्लिका कॉपी बना के, ठीक है। तो लेकिन ये RSV वायरस क्या करता है, ये क्या कर देता है, ट्यूमर कॉज कर देता है। जब ये एंटर करता है सेल्स के अंदर और जब ये बाहर निकलता है तो ये सेल को डिस्ट्रॉय तो नहीं करता है, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे कि क्या होता है, कैंसर कॉज हो जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एवियन ल्यूकेसिस वायरस को देखेंगे यानी ALV वायरस को देखेंगे, तो ये भी रेप्लिकेट करता है जैसे RSV करता है, दोनों का रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो सेम है। लेकिन जो ALV वायरस है वो क्या करता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। वो जैसे इन्फेक्ट करता है सेल को, यहाँ पे देख रखा है, देखो जैसे फिगर में देख रखा है, ALV वायरस इसने इन्फेक्ट किया इस होस्ट सेल को, यहाँ इसके अंदर जाके इसने अपनी रेप्लिका कॉपी बनाई। रेप्लिका कॉपी बनाने के बाद ये जो है, जब ये अपने पूरी पॉपुलेशन को बना चुका था, फिर ये बाहर निकलता है सेल से, लेकिन सेल तब भी क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल सेल है, ठीक है। लेकिन जब ये RSV वायरस जो है एंटर करता है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है जिससे कि ट्यूमर कॉज हो जाता है सेल में। तो ये भी अंदर जाता है, वैसे ही रेप्लिकेट करता है जैसे ALV ने करा था, ठीक है, सेम जो है रेप्लिकेशन करता है, और फिर जो है ये बाहर निकल जाता है बिना सेल को कुछ किए। लेकिन इसके बाहर निकलने के बाद सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, यानी ट्यूमर जो है कॉज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कैसी बन जाएगी, ट्यूमर सेल बन जाएगी, ये कैसी सेल बन जाएगी, ट्यूमर सेल, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा RSV और ALV के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है यहाँ से। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, देखो अब हम वैसे हम P53 जैसे हम पढ़ चुके हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करूँगी, जैसे P53 RB प्रोटीन के बारे में, देन मैं आप लोगों को बताऊंगी ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस को डिटेल में पढ़ाऊंगी। यहाँ पे बताऊंगी कि ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस कैसे जो है P53 को टारगेट करता है, कैसे जो है रेटिनोब्लास्टिमा प्रोटीन को टारगेट करता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम P53 को देख लेते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे जो मैंने डिटेल में डायग्राम लिया हुआ नहीं है, लेकिन डिटेल में डायग्राम मैं ऑलरेडी आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो जैसे DNA डैमेज होता है तो हमें पता है ATM ATR एक्टिवेट होते थे DNA डैमेज के टाइम पे, सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड, वो डिपेंड करता था कौन सा ATM ATR जो है वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। सो वो लोग किसको एक्टिवेट करते थे, P53 को, ठीक है। माना आपका DNA जो है वो डैमेज हो गया है तो P53 एक्टिवेट होना था। P53 क्या करता था, ये जाके जो है P21 को एक्टिवेट करता था। P21 जो है सेल साइकिल को अरेस्ट कर देता था, ठीक है। और दूसरा ये काम करता था प्यूमा नॉक्सा, इनको एक्टिवेट कर देता था।
प्यूमा नॉक्सा क्या है, ये हम एपोप्टोसिस में पढ़ते हैं, ये टॉपिक अलग है एपोप्टोसिस का। तो प्यूमा नॉक्सा क्या करता है, ये है अपोप्टोटिक जीन्स, ठीक है। प्यूमा नॉक्सा क्या करता है, एपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो जनरली ऐसा होता था, लेकिन जब जैसे अगर नॉर्मल सेल है, हमारा डीएनए डैमेज नहीं है, ठीक है, कोई डीएनए डैमेज नहीं है हमारे सेल में, तो उस टाइम पे जो है MDM2 जो है वो P53 पे यूबिक्विटिनाइजेशन करके उसे डिग्रेड करता रहता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही डीएनए डैमेज होता है तो डीएनए डैमेज सिग्नलिंग आने से P53 को जो है वो इनिबिट कर दिया जाता है, और MDM2 को इनिबिट कर दिया जाता है, एंड P53 पे क्या कर दिया जाता है, फॉस्फोराइलेशन ऐड कर दिया जाता है। इस पे फॉस्फोराइलेशन ऐड करके P53 को एक्टिवेट कर दिया जाता है। P53 देन P21 को एक्टिवेट करता है, जो कि सेल साइकिल को अरेस्ट कर देता है, यानी सेल चाहे किसी भी फेज में हो उस टाइम पे सेल को अरेस्ट कर देगा, यानी सेल आगे प्रोसीड नहीं करेगी। और साथ ही साथ प्यूमा नॉक्सा को भी एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि अगर वो जो डैमेज हुआ है, जिस डैमेज की वजह से P53 एक्टिवेट हुआ है, अगर वो डैमेज रिपेयर नहीं हुआ तो प्यूमा नॉक्सा क्या करेंगे, एपोप्टोसिस को इंड्यूस करके सेल को मार देंगे, ठीक है। ये है नॉर्मल स्ट्रैटेजी, यानी नॉर्मल हमारे सबके सेल बॉडी में ऐसी स्ट्रैटेजी होती है, सबकी बॉडी में ऐसा ही होता है, ठीक है। P53 रिक्वायर फॉर बोथ सेल साइकिल अरेस्ट एंड एपोप्टोसिस इंड्यूस्ड बाय डीएनए डैमेज। सेल साइकिल अरेस्ट इज मेडिएटेड बाय इंड्यूस्ड ऑफ द CDK इनिबिटर P21 है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं P21 के बारे में भी। एपोप्टोसिस बाय इंड्यूसिंग द एप्रोप्रिएट BCL2 फैमिली मेंबर्स प्यूमा एंड नॉक्सा, ठीक है। ये प्रो एपोप्टोटिक जीन्स हैं, BCL2 फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है, प्यूमा एंड नॉक्सा। द MDM2 ऑन्कोजीन प्रोटीन इज अ यूबिक्विटिन लाइगेज दैट टारगेट द P53 फॉर डिग्रेडेशन। ये क्या है, MDM2 क्या है, ऑन्कोजीन है। ऑन्कोजीन का मतलब क्या हो गया, ट्यूमर कॉजिंग जीन। लेकिन जब ये प्रोटो ऑन्कोजीन रहा होगा, नॉर्मली तो होता ही हमारी बॉडी में, ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजीन, तो हो सकता है इसमें म्यूटेशन होने की वजह से जो है, डोमिनेंट म्यूटेशन होने की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया। अब ये ऑन्कोजीन में क्या करेगा, अपना फंक्शन एक्स्ट्रा कर देगा, यानी जब ATM ATR को इसे इनिबिट करना था, जैसे ही हमारा जो है डीएनए डैमेज होता है, इसे ये इनिबिट हो जाना चाहिए था, ये इनिबिट नहीं हुआ क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा पावर आ गई, ठीक है। तो ये फिर भी जो है P53 को डिग्रेड करने लग गया, जिससे कि ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया, यानी कैंसर कॉजिंग जीन में, और इससे क्या होने लग गया, फिर कैंसर। अगर ये फिर भी P53 को मारेगा, यानी अगर आपका डीएनए डैमेज हो रखा है, फिर भी आपके P53 को डिग्रेड कर दिया जा रहा है, तो फिर आपका डीएनए डैमेज क्या हो जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा, और जिससे कि म्यूटेशन होने के चांस है और कैंसर कॉज होने के चांसेस है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतनी बात समझ में आई होगी। वैसे हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, ठीक है। नेक्स्ट आरबी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। देखो, जो द INK4 ट्यूमर सप्रेसर जीन, एक INK4 ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर जीन में ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। विच इनकोड द CDK इनिबिटर P16, ठीक है। ये किसके लिए इनकोड करता है, CDK यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के इनिबिटर, जो कौन है, P16, ठीक है। ऑल्सो रेगुलेट द पैसेज थ्रू द रिस्ट्रिक्शन पॉइंट्स, ठीक है, जो कि रेगुलेशन करता है, यानी रिस्ट्रिक्शन पॉइंट्स में ये क्या करता है, सेल साइकिल को रोक के रखता है। P16 किसको इनिबिट करता है, कौन से साइक्लिन CDK को, CDK4, 6 एंड साइक्लिन D, यानी G1 फेज के साइक्लिन CDK को। Inactivation of INK4 therefore leads to the elevated activity of CDK4, 6 and cyclin D complex resulting in uncontrolled phosphorylation of RB, ठीक है। तो अभी हमने P53 का देखा। P53 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि जो P53 है उसको फॉस्फोराइलेशन करके वो एक्टिवेट होता है, लेकिन हमारा RB अलग है, ठीक है। रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, जिसके बारे में हम वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेल साइकिल सेल डिवीजन में, तो ये क्या होता है, इस पे जब फॉस्फोराइलेशन ऐड होता है तो ये इनिबिट होता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, INK4 जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है, INK4, ठीक है, INK4 ये किसको एक्टिवेट करता है, P16 को एक्टिवेट करता है। P16 किसको इनिबिट करता है, CDK को, यानी G2 के CDK को, CDK एंड साइक्लिन को, ठीक है, ये इनको इनिबिट करता है, ठीक है। और CDK साइक्लिन इनिबिट रहते हैं तो RB प्रोटीन जो है वो एक्टिवेटेड रहता है। ये अभी अनफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में है RB प्रोटीन, ठीक है, फिगर में देख सकते हो आप, क्योंकि P16 ने जो है साइक्लिन CDK4 को इनएक्टिवेट करके रखा है, ठीक है। तो अब RB क्या करता है, इसने सेल साइकिल को ब्लॉक किया रहता है G1 to S ट्रांजिशन में, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लॉक का साइन दिख रहा है, इसने G1 से S ट्रांजिशन में ब्लॉक किया है सेल साइकिल को। लेकिन क्या होता है, अगर INK4 को इनिबिट कर दिया जाए, ठीक है,
आयरन के 4 इनिबिट होगा तो P16 इनिबिट हो जाएगा, ठीक है। P16 इनिबिट हो जाएगा तो अब CDK4 और साइक्लिन डी को इनिबिट करने वाला कोई रहेगा नहीं, ठीक है। यहाँ से इनिबिशन हट जाएगा और ये जो है फॉस्फोराइलेट कर देंगे आरबी को, ठीक है। ये आरबी को फॉस्फोराइलेट करेंगे जिससे आरबी एक्टिव हो जाएगा, और जैसे इनएक्टिव हो जाएगा और आरबी रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन हमारा इनएक्टिव हो गया तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर सेल साइकिल का प्रोग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। Inhibition of cell cycle progression by RB and P16RB inhibit progression past restriction point G1, ठीक है। इनिबिट करता है RB, रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता है G1 पॉइंट पे। CDK4 cyclin D complexes promote passage through the restriction point by phosphorylating और inactivating RB, ठीक है। तो याद रखना RB प्रोटीन पे अगर फॉस्फोराइलेशन हो तो ये इनएक्टिवेट हो जाता है, और अगर P53 प्रोटीन पे फॉस्फोराइलेशन हो तो वो एक्टिवेट हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ लेना, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है। द एक्टिविटी ऑफ CDK4 cyclin D is inhibited by P16. RB and P16 are tumor suppressor genes, whereas CDK4 and cyclin D are oncogenes, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैसे। ये देखो ये सेल साइकिल की स्लाइड से जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, सेल साइकिल और सेल डिवीज़न की, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, मैंने डिटेल में पढ़ाया है। यहाँ पर देखो P16, यहाँ पे P21 अभी हमने पढ़ा था, जिसको कि P53 एक्टिवेट कर रहा था। यानी कब एक्टिवेट होता है, जब DNA डैमेज होता है, ठीक है। क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं CSIR नेट में, ठीक है। P16 जो अभी किसने INK4 ने एक्टिवेट करा, और जो कि G1SCDK की एक्टिविटी जो है G1 फेज में इनिबिट करके रखता है, ठीक है। और ये फ्रिक्वेंटली इनएक्टिवेटेड होता है इन कैंसर। जब भी कैंसर कॉज होता है तो P16 को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। P27 भी है, ये भी मैमल्स में होता है। ये सारे मैमल्स के हैं जीन्स। इनिबिट G1SCDK एंड SCDK एक्टिविटी इन G1, ये भी यही करता है। P27 हेल्प टू विड्रॉ सेल साइकिल व्हेन दे आर टर्मिनली डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ये सेल साइकिल को विड्रॉ करने में हेल्प करता है, यानी ये भी क्या करता है, सेल साइकिल को अरेस्ट करता है, ठीक है। किस फेज में, G1 फेज में, एज वेल एज SCDK को भी ये इनिबिट करता है, यानी S फेज में भी ये इनएक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, ये सेल साइकिल की PDF है, और ये भी सेल साइकिल, ये भी सेल साइकिल का जो है वो PDF है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था कि RB किसको इनएक्टिवेट करके रखता था, E2F को इनएक्टिवेट करके रखता था। मैं एज अ रिवीजन ही आपको लोगों को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। साइक्लिन D CDK4/6 ये इनिबिट करता है RB को बाय पार्शियल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो RB एकदम इनिबिट नहीं होता है, हम सबको पता है। साइक्लिन जो G1 के साइक्लिन D और CDK4 होता है वो सिर्फ पार्शियल फॉस्फोराइलेशन कर पाते हैं, जिससे कि RB को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो तब भी E2F को पकड़ के रखता है, ठीक है। लेकिन जब थोड़ा बहुत E2F रिलीज होने लग जाता है तो वो क्या करता है, लेट G2 फेज में इनिबिट कर देता है RB प्रोटीन को कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन। यानी जितना RB प्रोटीन पे फॉस्फोराइलेशन ऐड करना था वो उतने फॉस्फोराइलेशन ऐड करके उसको कम्प्लीटली इनिबिट कर देता है, जिससे RB प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाता है, और RB के इनएक्टिवेट होने से G1 से S ट्रांजिशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है RB अगर अनफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में होगा तो एक्टिव RB होगा, पार्शियल फॉस्फोराइलेशन में होगा तब भी एक्टिव होगा, लेकिन जब कंप्लीट फॉस्फोराइलेशन में होगा तब इनएक्टिव होगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि RB में जो है जनरली कौन सा जीन जो है डिलीशन होने की वजह से जो है म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है। तो विजिबल डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 13q14, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग इसको ध्यान रखना। वर फाउंड इन सम रेटिनोब्लास्टोमा सजेस्ट दैट लॉस ऑफ द RB जीन लेड टू ट्यूमर डेवलपमेंट। इस पर्टिकुलर जो है क्रोमोसोम नंबर पे अगर डिलीशन हुआ तो इससे क्या हो सकता है, ट्यूमर कॉज होता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। Gene mapping study further indicate that tumor development result loss of normal RB allele in the tumor cell consists with the function of RB as a tumor suppressor gene, ठीक है। तो स्टडीज़ में देखा गया है कि जब ट्यूमर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो जब नॉर्मल RB जो हमारा जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, फिर ट्यूमर हो जाता है, ठीक है। ट्यूमर RB के लॉस होने से क्या हो रहा है, ट्यूमर जो है वो ट्यूमर बढ़ रहा है, ट्यूमर होता है RB के लॉस होने से, क्योंकि ये क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन में लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से क्या होता है, ट्यूमर कॉज होता है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन है आइसोलेशन ऑफ द RB जीन, ठीक है।
जो आइसोलेशन होता है आरबी जीन का, हम एज अ मॉलिकुलर क्लोन इन 1986 में इसको आइसोलेट किया गया था। देन firmly established that RB is consistently lost or mutated in रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा एक डिजीज़ है जिसी के नाम से इसका नाम आरबी पड़ा है, ठीक है, जो कि जो है छोटे बच्चों में होती है, ठीक है। तो रेटिनोब्लास्टोमा में क्या होता है, आईज में कुछ कैटरैक्ट टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो जीन ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट ऑल्सो डेमोस्ट्रेट दैट इंट्रोड्यूस अ नॉर्मल आरबी जीन टू रेटिनोब्लास्टोमा सेल रिवर्स दियर ट्यूमोरोजेनेसिटी, प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंस दैट द एक्टिविटी ऑफ आरबी एज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। तो जैसे ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि कोई था जिसको कि ऑलरेडी रेटिनोब्लास्टोमा डिजीज़ थी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या किया गया, आरबी जीन को इंट्रोड्यूस किया गया, नॉर्मल आरबी जीन को इंट्रोड्यूस किया गया। तो देखा गया कि उसके अंदर जो है ट्यूमर जो है वो, फिर उसके बाद उसके अंदर ट्यूमर ग्रो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इस बात का प्रूफ है कि जो आरबी है वो ट्यूमर को सप्रेस करता है, क्योंकि वो अपने आप का एक्सप्रेशन करता है। और आरबी का फंक्शन आप लोगों को पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें जो है रेटिनोब्लास्टोमा कोई चाइल्ड था, ठीक है, जिसको रेटिनोब्लास्टोमा था, और उसमें हमने आरबी इंट्रोड्यूस किया जीन, तो वो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इस टाइप से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये नॉर्मल जो है क्रोमोसोम है हमारा, ठीक है। यहाँ पर जो है आरबी पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे आरबी हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाला एरिया जो है हमारा आरबी का है, ये वाला जो एरिया है ये आरबी का है, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन पे, 13q14 पे, ठीक है। तो अगर इसमें डिलीशन हो जाए, ठीक है, इसमें डिलीशन होने की वजह से क्या हो गया, आरबी माइनस हो गया, और अब जो है डिजीज़ कौन सी होगी, रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है। सो आई होप आप लोग को इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। Many benign tumors of epithelial cells are caused by DNA containing human papilloma virus. Human papilloma virus क्या है, DNA containing viruses है, ठीक है। तो इसके जनरली ये क्या करते हैं, benign tumor cause करते हैं, ठीक है। medically more such serious outcome of ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस यानी HPV इन्फेक्शन इज सर्वाइकल कैंसर। जो इसका मेजर जो इन्फेक्शन है ये क्या है, सर्वाइकल कैंसर है। द थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन वुमेन आफ्टर लंग एंड ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। तो लंग कैंसर सबसे कॉमन है, मैंने आप लोगों को बताया है ऑलरेडी। सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है वो लंग कैंसर की वजह से होती है। देन हमारा ब्रेस्ट कैंसर होता है, देन होता है सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। तो ये थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप का कैंसर है जो कि कॉज करता है HPV वायरस यानी ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस। तो इसकी स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो। द एक्टिविटी ऑफ P53 इज इनहिबिटेड बाय ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस HPV प्रोटीन E6, ठीक है। तो देखो अब ये ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस क्या करता है, ये P53 एज वेल एज रेटिनोब्लास्टोमा जो आरबी है हमारा, उन दोनों की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। हमको पता है, हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा है कितने इंपॉर्टेंट है सेल साइकिल में, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन्स को कोड करता है, ये दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स को कोड करता है, ठीक है। जैसे है E6 एंड E7, ठीक है। E6 और E7 दो प्रोटीन है, जिसमें से जो E6 है, E6 जो है वो P53 को ब्लॉक करता है। ये किसको इनहिबिट करता है, P53 को, ठीक है। और जो E7 है ये करता है इनहिबिट आरबी प्रोटीन को, ठीक है। यानी जो ट्यूमर सप्रेसर थे, इन्होंने इन P53 और आरबी ने क्या करना था, ट्यूमर सप्रेस करना था, लेकिन E6 और E7 ने क्या कर दिया, इन दोनों को इनहिबिट कर दिया, ठीक है, इनहिबिटेड। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। E6 एंड E7 बाइंड टू द इनहिबिटेड P53, इनहिबिट द P53 एंड आरबी ट्यूमर सप्रेसर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इन दोनों पे इनहिबिट करके ये इनको सप्रेस कर देता है, ठीक है। सो ध्यान रहना, ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस जो HPV वायरस है ये दो ऑन्कोजेनिक प्रोटीन्स को कोड करता है। पहला है कौन सा, पहला है हमारा E6 जो इनहिबिट करता है P53 को, और दूसरा है E7 जो कि रेटिनोब्लास्टोमा को इनहिबिट करता है, ठीक है। सो ये याद रखना, ये ऑलरेडी CSR में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की चांसेस है क्योंकि काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, acting together E6 and E7 are sufficient to induce transformation in the absence of mutation in cell proliferating
रेगुलेटरी प्रोटीन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यानी कैंसर कॉज करने में ये सफिशिएंट है, ये 2 प्रोटीन। अगर ये 2 प्रोटीन हमारी बॉडी में आ गए, यानी पहले तो ह्यूमन पैप्लोमा वायरस हमारे बॉडी में आ गया और देन ये 2 प्रोटीन को कोड करके हमारे ही P53 और RB को इनिबिट कर देगा, तो फिर क्या हो जाएगा, कैंसर अपने आप जो है वो कॉज हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली एक और वायरस है जिसका नाम है एडिनो वायरस। ठीक है, एडिनो वायरस, ये एडिनो वायरस क्या करता है, ये E1A और E1B 2 प्रोटीन को इनकोड करता है। ये भी क्या करता है, RB और P53 को इनिबिट करता है। ठीक है, जो ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है हमारे, जो E1 है, EA1 है, EA1 जो है बाइंड करता है RB से और E1B जो है बाइंड करता है P53 से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को लर्न करना है। ठीक है, सो एडिनो वायरस में क्या होता है, एडिनो वायरस। ठीक है, ये एडिनो वायरस की बात है, नॉट अ पैप्लोमा वायरस। ओके, तो एडिनो वायरस में क्या होता है, E1A जो है वो इनिबिट करेगा किसको, RB को, और E1B जो इनिबिट करेगा वो किसको करेगा, हमारे P53 को। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे RB प्रोटीन के बारे में ही दिया है। RB प्रोटीन इज अ की टारगेट for the oncogenic proteins of several DNA tumor viruses including human papilloma virus which bind RB and inhibit its activity, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Transformation of these viruses the result at least in part from inactivation of RB of the protein level rather than from the mutation inactivation of RB gene। ये क्या करते हैं, ये वायरसेस ये RB प्रोटीन को इनिबिट करते हैं। ठीक है, ये जीन्स को डायरेक्टली इनिबिट नहीं करते हैं। जैसे RB जो हमारा जीन है, ठीक है, RB जो जीन है हमारा, यानी DNA में होगा, DNA से हमारा क्या बनेगा, RNA बनेगा, और RNA से हमारा क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो जो प्रोटीन होगा, जो RB का प्रोटीन होगा, RB प्रोटीन, ये इसे इनिबिट करेंगे। ठीक है, तो ये वायरसेस जनरली क्या करते हैं, RB प्रोटीन को इनिबिट करते हैं। टारगेट इनका RB प्रोटीन होता है रेदर देन RB जीन्स। ठीक है, और फिर जिसके कारण क्या होता है, सेल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और हमें जो है वो कैंसर कॉज हो जाता है। ठीक है, ये HPV इन्फेक्शन है, यहाँ पे दे रखा है, ये HPV E7 है। ठीक है, E7 जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कौन सा प्रोटीन है, E7 प्रोटीन है, जो कि RB को इनिबिट करता है। इंट्रैक्शन ऑफ RB प्रोटीन विद द ऑन्कोजेनिक प्रोटीन ऑफ DNA tumor viruses, the oncogenic proteins of several DNA tumor viruses, human papilloma viruses, E7 induce transformation by binding and inactivating the RB protein। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी चीज़ में अगर आप लोगों को डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और एक और चीज़ है, मैंने कैंसर बायोलॉजी को जो है वो सेल सिग्नलिंग से रिलेट नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि सेल सिग्नलिंग से भी हम रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने सेल सिग्नलिंग पढ़ी है, ठीक है, तो वेल एंड गुड, उसमें आप खुद भी रिलेट कर सकते हो कि सेल सिग्नलिंग में जो है कौन कौन से प्रोटीन है जो कि सेल सिग्नलिंग में ग्रोथ फैक्टर, जैसे ग्रोथ फैक्टर आते हैं वो ग्रोथ को इंड्यूस करते हैं, जिससे कि सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, जैसे GPCR हो गए, रैसमैप के पाथवे हो गया। ठीक है, ये सब आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो वेल एंड गुड, आप लोग खुद भी इसको रिलेट कर सकते हो। तो ये इतना जो है टफ नहीं है, जो इतना भी टफेस्ट पार्ट था मैं वो सारा पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे मैंने इसलिए एक पाथवे दे रखा है कि जहाँ पे जो कि अफेक्ट करता है, पाथवे अफेक्टेड बाय ह्यूमन ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन। ठीक है, तो ह्यूमन ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन कौन कौन से पाथवे जो है वो अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो है देखो DNA डैमेज कंट्रोल। DNA डैमेज कंट्रोल को कौन, यानी जीनोम मेंटेनेंस जीन, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, तो इसको जो है ऑन्कोजीन्स इनको अफेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे क्या होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स ये ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, तो ये अगर इनमें इनहिबिट हो गया, यानी ये इनमें म्यूटेशन हो गया, जिनसे लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, तो क्या हो जाएगा, ट्यूमर कॉज हो जाएगा। फिर DNA में अगर कोई भी एरर होगा तो उसे फिक्स करने वाला कोई नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेल सर्वाइवल के जो पाथवे होते हैं, जैसे सिग्नलिंग पाथवे, जैसे TGF बीटा पाथवे, MAP के पाथवे, रैसमैप के पाथवे में है ना, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे में पढ़ते हैं हम। ये स्टेट पाथवे हो गया, PI3 काइनेज हो गया, रैस पाथवे हो गया, सेल साइकिल एपोप्टोसिस हो गया। ठीक है, इनमें जितने भी अगर आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, सेल साइकिल तो हमने डिटेल में पढ़ी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसमें पढ़ा है तो आप लोग इसमें रिलेट करके देख सकते हो कि इन पाथवेज में कौन जो है वो ऑन्कोजीन बन सकता है, यानी प्रोटो ऑन्कोजीन हो सकता है, कौन जो है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेल फेट है, जैसे डेल्टा नॉच पाथवे होता है। ठीक है, हेजहॉग होता है,
APC होता है, APC हम सेल साइकिल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं ये फिगर आप लोगों के सामने लाई हूँ। वैसे आप लोगों का कैंसर बायोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और एक आध जो टॉपिक बचा होगा वो मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, ठीक है, जिसे वारबर्ग इफेक्ट मुझे आपको पढ़ाना है और थोड़ा सा कैंसर स्टेम सेल्स के बारे में बताना है। तो ये मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी तो उसी टाइम मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से, ठीक है। बाकी आपके कैंसर बायोलॉजी मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अब इसके बाद जो है हम डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें देवराड़ी पाठशाला को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।